हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम इन्फो। और आज हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लास 11th में जो एक टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शंस। जब स्टार्टिंग में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम पर ये लॉज इसमें इंक्लूड किए गए थे। वो लॉज हैं क्या? वो कई सारे लॉज हैं जिसमें हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड एवोगाड्रोस लॉ। दीज आर सम लॉज रिलेटेड टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके सबको स्टेट करते हैं, पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, ये कुछ सुना सा क्या लग रहा होगा। एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज रिलेटेड टू, इज जस्ट इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ये कुछ ध्यान आया, एक्चुअली एनर्जी से रिलेटेड है ये। सपोज कि एनर्जी के बारे में हमको पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में होगा, यार क्या बात कर रहे हो सर जी, एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, तो कैसे होती है? अरे यार, हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है। ओ भाई साहब, आप खाना खाते हो तो आपको खाने से एनर्जी मिलती है, तो खाने में एनर्जी कहाँ से आती है? क्वेश्चन तो ये भी है ना। सोचो, सोचने का तरीका ब्रॉड करो, चीज़ समझ में आएगी। हम कुछ खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। एक्चुअली हम कुछ भी खाते हैं, खाने में मेनली गैस, दाल रोटी सब्जी चावल, इस तरीके की चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो एक्चुअली वो भी जो हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स में एनर्जी कहाँ से आ रही है? प्लांट्स एनर्जी फॉर्मेशन कैसे करते हैं? प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी आपने। तो एक्चुअली क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को तो ना तो हम बना सकते हैं और ना ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी कैन ओनली बी चेंज इन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एनर्जी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एनर्जी एक स्टेट से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र हो सकती है। दैट इज़ मास ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ एनर्जी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, इसी के तरीके से मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? सिंपल सा फंडा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन देख लो आप, उसमें जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। मेनली हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलेटेड किससे हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें 2H2 प्लस O2, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा? 2H2O फॉर्म होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात। यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी, नंबर 1 होता है एटॉमिक मास, तो 2 इंटू 2, तो क्या हो गया? यहाँ से 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये कितना हो गया? 4। 16 टू कितना हो गया? 32। अब यहाँ पर इसको अगर देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 16, ये कितना हो रहा है? 4। 16 टू ज़ा
कितना होता है 32, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 32, अब यहाँ पर 6, सो 16 प्लस 2 18, 18 2 ज़ा 36, यानी 2 इंटू 18 और 32 प्लस 4 36, 18 2 ज़ा 36, कितना मास आया, इक्वल आया कि नहीं आया। सिंपल सा फंडा है, इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल सी बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट लाइक एनर्जी, एनर्जी इज़ ओनली ट्रांसफर टू वन लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है। जैसे सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, वो ट्रांसफ़र हो रही है प्लांट्स में, और प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं एडिबल सब्सटेंसेस के फॉर्म में, तो वो एनर्जी प्लांट से हम में ट्रांसफ़र हो जाती है। हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं अदर वर्किंग कंडीशंस में, हमारे हाथ पैर चलते हैं, दिमाग चलता है, फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं, उनको मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। दैट इज़ ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिमिलरली मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड and nor be destroyed in a chemical reaction. It remains constant, मतलब it remains equal in reactants as well as products. reactants और products के जो मास होंगे वो इक्वल होंगे, उसको ना तो हम प्रोड्यूस करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे। दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्लियर है, सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं। सेकेंड लॉ पे आते हैं। Second law is law of definite proportions. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस मीन्स क्या है, ये लॉ क्या कहता है, जो भी लॉ है वो अपने आप में इस वर्ड, इस पूरे हेडिंग में ही पूरा इंक्लूड रहता है। कोई भी लॉ जो है वो अपनी हेडिंग में इंक्लूड रहता है, उसको हम देखते हैं। लॉ मीन्स पता है हमको, कानून या सिद्धांत या नियम। डेफिनेट मतलब इस स्पेसिफिक, मतलब फिक्स होगा। प्रोपोर्शंस मीन्स रेशियो, मीन्स कोई भी कंपाउंड है तो उस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी एलिमेंट्स से, एलिमेंट्स के एटम से। अब किसी भी कंपाउंड में जो एटमिक रेशियो होता है दैट विल रिमेन डेफिनेट। भाई ये कैसे हो गया, ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई कंपाउंड बनेगा तो डेफिनेट रेशियो में ही कंबाइन करके बनेगा। नहीं, बात को ऐसे समझो कि यहाँ पर हम उन सभी कंपाउंड्स को इंक्लूड करते हैं जिनके जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से अगर हमको कोई कंपाउंड मिल रहा है तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो हर सोर्स से मिलने वाले कंपाउंड में इक्वल होगा। दैट इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर देखें H2O मीन्स क्या है, वी गेट H2O फ्रॉम, कहाँ से मिलता है H2O हमको, एक तो अंडरग्राउंड वाटर होता है, समर से निकल के आता है, नीचे से निकल के आता है। रिवर वाटर होता है, रेन वाटर होता है, ठीक है, और सी वाटर होता है। ये सब सोर्सेज हैं कि नहीं है। अब जो भी वाटर है उसमें फॉर्मूला क्या होगा, कहीं से भी वाटर मिलेगा, क्या फार्मूला होगा, H2O। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के एटम हैं, उनका नंबर हर फॉर्मूले में सेम होगा। ये तो बात हुई कि उनका नंबर सेम होगा। यहाँ जो डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात होती है, एक्चुअल लॉ क्या है, वो एक्चुअल लॉ क्या है, एक्चुअल लॉ है कि किसी भी कंपाउंड में, एनी कंपाउंड, वी गेट that compound from any source, the mass of component atoms remains in a definite proportions। मतलब उसमें जो कंपोनेंट एटम्स हैं उनके जो मास होंगे वो हमेशा हर कंपाउंड में या हर उसके
सैंपल में उनके मास का रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स होगा। मींस हम अंडरग्राउंड वाटर लें तो भी H2O आएगा, रिवर से लें तो H2O आएगा, रेन से लें तो H2O आएगा। और इसमें इनके जो मास होंगे, H2O में जो मास होगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16। इनका मास का जो रेशियो होगा H2O का, चाहे वो हम कहीं से भी गेन कर रहे हैं, उनका रेशियो हमेशा कितना होगा 1:8, 2:16 और 1:8। दैट इज़ अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये डेफिनेट प्रोपोर्शंस का लॉ है, ठीक है, सिंपल सा लॉ है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे हम कॉमन सॉल्ट की बात करें, कॉमन सॉल्ट भी हमको 2-3 जगह से मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो सॉल्ट लेक से, सॉल्ट लेक या सी वाटर से मिलता है। कहीं कहीं पर ये हमको जो क्या कहते हैं, कुछ लेक्स हैं वहाँ से मिलता है, और कहीं कहीं पर ये हमको पहाड़ों से मिलता है। तो मीन्स क्या है, वो मिल हमको कहीं से भी रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा NaCl। यानी वहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, NaCl ही रहेगा। सिंगल एटम ऑफ Na, सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन। मास कितना है सोडियम का 23, क्लोरीन का क्या है 35.5, वो फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ H2O का है, H2O के सोर्सेज मैंने कई सारे बताए आपको, लेकिन फॉर्मूला सब में क्या है H2O ही है। और वहाँ पर उनके जो मास का रेशियो है वो हमेशा कितना आएगा 1:8 आएगा। दैट इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ क्या कहता है, इसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर एक वर्ड चेंज हो गया, ये डेफिनेट था, ये मल्टीपल हो गया। अब यहाँ थोड़ा लॉ में चेंज है। क्या चेंज है, यहाँ पर जो है वो कोई भी कंपाउंड है, वो हमारा सोर्स कुछ भी हो सकता है उसको लेने का, उसे कहीं से भी हमको मिल सकता है। यहाँ पर सोर्स कुछ भी हो, लेकिन शर्त क्या है, यहाँ कंडीशन क्या है कि जो कंपाउंड है उसमें जो एटम्स हैं वो एटम्स ही एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स बनाएं। मीन्स क्या है, जो एटम्स हैं जिनसे कंपाउंड बन रहा है वो एक साथ एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएं, तो वहाँ पर जो एक एटम के जो सिंपल से मास हैं, एक एटम के सिंपल मास से जो कोलैबोरेट कर रहा है दूसरे एटम का मास, दैट विल बी इन अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नहीं समझ में आ रही सर, पता नहीं क्या पढ़ा रहे, बेकार है, हटो यहाँ से, बेकार बेकार, हटाओ, डिसलाइक। नहीं बेटे, समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं, इसको ऊपर वाले को क्लियर करते हैं, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, इसके एग्जाम्पल को ऊपर समझते हैं। बोर्ड छोटा है थोड़ा, इसका इंतजाम कर रखा है, एक आध दिन बोर्ड आ जाएगा, फिर हम लंबी लंबी डिस्कशंस इसी पे कर लिया करेंगे। एक्चुअली इसको हम यहाँ समझेंगे। कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे भैया, what I write here, what is it, hydrogen, OXYGEN, what is it, oxygen, what they give, water, ठीक है। Similarly hydrogen plus oxygen, they give hydrogen peroxide. Formula of water is H2O, formula of hydrogen peroxide H2O2। अब देखो जो मैंने क्या कहा, if two elements, two similar means के sorry, if two elements react each other to form more than one compound, when
two elements react each other to form more than one compound, then the mass of an element which combines with different mass of other elements, ठीक है, remain in a multiple proportion. नहीं आया समझ नहीं आ रही है, ये एग्जाम्पल भी नहीं समझ में आएगा, होल्ड करो, जस्ट होल्ड इट। यहाँ पर हाइड्रोजन की हम बात करें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो होता है 2 ग्राम, ठीक है, जैसे फॉर्मूले से दिख रहा है, और ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम। तो यहाँ से कितना बन गया, ये 18 ग्राम ऑफ वाटर बन गया। अब यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन कितने आ गए, हाइड्रोजन तो उतने ही हैं जितने यहाँ पर हैं। यहाँ पर किसका मास फिक्स है, हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो आप, यहाँ मास किसका फिक्स है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, यहाँ कितने हैं 2। कंपाउंड दोनों सेम है क्या? अरे जल्दी बोलो भाई, कंपाउंड दोनों सेम है क्या? नहीं है, कंपाउंड दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का मास 2, यहाँ हाइड्रोजन का मास 2, दोनों का मास इक्वल है कि नहीं? दोनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का मास इक्वल है या नहीं है? ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 2, सिंगल ऑक्सीजन डबल ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, जल्दी बोलो भाई कितना होगा? अरे यार यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है तो मास कितना है 16, यहाँ कितना हो गया डबल, तो 16 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई, 16 2 जा 32, कितने ग्राम हो गया? ओके। हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ कितने 2, यहाँ कितना मास है हाइड्रोजन का 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2। नहीं आया समझ में? आएगा भैया, रुको तो। व्हेन two elements react each other to give more than one compound, then the mass of an element, अब यहाँ से समझना, mass of an element which reacts with fixed mass of other element, the mass of an element which reacts with fixed mass of other element is in a मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी ऑक्सीजन का मास जो रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का मास ही तो डिफर आ रहा है, वो किसके फिक्स मास से रेशियो रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के फिक्स मास से रेशियो रिएक्ट कर रहा है। तो रेशियो किस में आएगा, जिसके मास में डिफरेंस है। अरे इसका रेशियो निकालो, इससे रेशियो नहीं निकलेगा, ऐसे रेशियो नहीं, ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा इसको समझो कि ऊपर वाली रिएक्शन में 16 ग्राम और नीचे वाली रिएक्शन में 32 ग्राम, इसका रेशियो कितना आ गया 1:2 आ गया कि नहीं? ये ऑक्सीजन का रेशियो कह रहा है। फिर समझो एक बार फिर हम यहाँ पर देखते हैं, इफ़ टू एलिमेंट्स रिएक्ट ईच अदर टू गिव मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, देन द मास ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो द मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा है जिसके मास में डिफरेंस, बट वो रिएक्ट किससे कर रहा है, दूसरे एलिमेंट से जिसका मास कैसा है फिक्स है। तो जिसके मास में डिफरेंस है, वो डिफरेंस ऐसा है कि उसके मास में क्या होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शंस होंगे। दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्लियर है? अब थोड़ा आपको हेल्प करनी होगी, थोड़ा आपको अपनी हेल्प करनी होगी, मेरी हेल्प करनी होगी। मैंने बहुत थॉरोली, बहुत डिफाइन करके इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 3 लॉ हमने पढ़े हैं, आगे के लॉ नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के वीडियो में आएगा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा प्रिपेयर होके बैठिए, 11th क्लास का है, समझने में थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि हमारा बेस कमज़ोर है, 10th कमज़ोर है। अगर आप 10th कोई कुछ रिवीजन चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो मैं 10th के भी वीडियोस डाल रहा हूँ, आप जाकर उस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ, अगर उसमें कुछ दिक्कत लगती है आपको, या उसमें कुछ हार्डनेस लगती है, या जो तरीका है वो नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड हेल्प मी टू इम्प्रूव माई वीडियोज़। कमेंट कीजिए कि दिक्कत कहाँ है, कमेंट में ये बताइए कि और क्या हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग धीमे धीमे इंक्रीज़ करेंगे जब हम अपने मेन
सोर्स पे आएंगे, मेन मोटिव पे आएंगे। अभी ये थोड़ा हम जो है बेसिक्स में चल रहे हैं। जैसे ही हम अपने सेकंड चैप्टर पे आते हैं, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं 3-4 वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, फिर हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे, वहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम फुल फ्लो में केमिस्ट्री में चलेंगे। अभी ये वीडियोज़ में आपको क्या दिक्कत आ रही है या आप जो है कंटेंट में कोई कमी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आप ज्वाइन करके रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू कमेंट, डू लाइक, ठीक है, एंड शेयर इट विद ऑल्सो योर फ्रेंड्स। उनको भी बताइए, कन्वे कीजिए। 12th का मैटर भी मिलेगा, 10th का मैटर भी मिलेगा, सब मैटर मिलेगा। प्लीज़ ज्वाइन माई चैनल एंड डू कमेंट टू इम्प्रूव माई वीडियोज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं, इसके आगे के लॉस पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। बहुत इजी है, बहुत इजी वे से समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।